आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। आज तारीख है 24 जनवरी 2026। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे दूरगामी खबर से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो गवर्नेंस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी तीनों के चौराहे पर खड़ा है। हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जोरदार सुझाव दिया है कि जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, और ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक तरह से सिस्टम को एक आईना दिखाना है। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि एक बार जो सेल डीड रजिस्टर हो गई, उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी वो बनी रहनी चाहिए। तो मतलब ये मामला बहुत गहरा है। बहुत गहरा। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा, क्योंकि इसके तार 50 साल पुराने एक केस से जुड़े हैं और इसका असर आने वाले कई दशकों तक भारत की इकोनॉमी और समाज पर पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले केस का नाम और बेंच बता दीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। केस का नाम है हेमलता बनाम तुकाराम एंड अन्य, और ये 2026 का केस है जिसका साइटेशन है 2026 NSC 82। INSC 82, ठीक। और फैसला जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने जो भाषा इस्तेमाल की है वो बहुत कुछ कहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अब भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में तेजी लाएं। सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं, सिर्फ डिजिटाइजेशन नहीं, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके, यानी टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ उन्होंने सीधे सीधे ब्लॉकचेन का नाम लिया। टेम्पर प्रूफ, ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोर्ट ये मान रहा है कि मौजूदा सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, और हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है। कोर्ट की टिप्पणी थी कि मौजूदा भूमि पंजीकरण प्रणाली में हेरफेर की इतनी गुंजाइश है कि देश में जालसाजी की महामारी फैल गई है। स्कर्ज ऑफ फॉर्जरी, महामारी, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है। हाँ, और इसी वजह से हमारे कोर्ट कचहरी मुकदमों के बोझ तले दबे हुए हैं। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत जब महामारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करे तो समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसे यूपीएससी सिलेबस के नजरिए से तोड़ते हैं। ये कहाँ फिट बैठता है? मुझे लगता है ये कई पेपर्स को छूता है। बिल्कुल, ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। सबसे पहले तो जीएस पेपर 2, गवर्नेंस। हाँ, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, ये उससे सीधे सीधे जुड़ता है। सरकार की नीतियां और पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए उठाए गए कदम, उसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी तो हैं। हाँ, जुडिशियल रिफॉर्म से भी इसका गहरा नाता है, क्योंकि भूमि विवाद अदालती पेंडेंसी का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आता है जीएस पेपर 3, इकोनॉमी एंड टेक, लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, यहाँ तो ये कोर टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के तहत आता है। आईटी और कंप्यूटर्स में जागरूकता के तहत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक की एरिया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके लिए तो साफ सुथरे भूमि रिकॉर्ड सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। और मेंस के नजरिए से इसका विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये गवर्नेंस के एक तकनीकी समाधान को हमारी सबसे पुरानी ढांचागत समस्याओं, यानी भूमि सुधार और अदालती बोझ से जोड़ने की कोशिश है। और प्रीलिम्स के लिए, जैसा आपने कहा, केस का नाम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 91 और 92, और कंक्लूसिव टाइटलिंग, वनाम प्रिजम्पटिव टाइटलिंग का कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत जरूरी हो जाते हैं। सही पकड़ा। अब इस केस की कहानी को समझते हैं, क्योंकि कहानी समझे बिना हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। ये कोई आज का मामला नहीं है। 50 साल पुराना आपने बताया था। हाँ, इसकी जड़ें कर्नाटक के बीदर जिले में 50 साल पुराने एक संपत्ति विवाद में है। साल था 1971। 1971। एक सेल डीड, यानी बिक्री का दस्तावेज बनाया और रजिस्टर किया गया। सब कुछ कानूनी तौर पर हुआ। तो फिर विवाद कहाँ से शुरू हुआ, जब सब कानूनी था? तो विवाद वहीं से शुरू हुआ जहां से भारत में हजारों विवाद शुरू होते हैं। बेचने वाले की नीयत बदल गई। कुछ साल बाद जिसने अपनी जमीन बेची थी, उसी ने कोर्ट में केस कर दिया और कहा कि ये सेल डीड तो बस एक दिखावटी दस्तावेज था, एक शैम डॉक्यूमेंट। एक मिनट, शैम डॉक्यूमेंट, इसका कानूनी मतलब क्या होता है?
मतलब वो कह रहा था कि उसने जमीन बेची ही नहीं। हाँ बिल्कुल। उसका तर्क था कि उसने असल में एक लोन लिया था और उस लोन को सुरक्षित करने के लिए गारंटी के तौर पर ये सेल डीड बनवाई गई थी। उसका बिक्री का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। कानूनी भाषा में इसे शैम ट्रांजैक्शन कहते हैं, यानी एक ऐसा लेनदेन जो कागज पर कुछ और दिखता है और पार्टियों का असली इरादा कुछ और होता है। यहाँ कागज पर बिक्री दिख रही थी, लेकिन उसका दावा था कि असली इरादा सिर्फ गिरवी यानी मॉर्गेज का था। ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन इसमें एक और मजेदार मोड़ था, है ना? हाँ, और यही वो मोड़ है जिसने केस को और कमजोर कर दिया। उसी व्यक्ति ने जो कह रहा था कि वो जमीन का मालिक है और उसने बेची नहीं, उसी ने किरायानामा साइन कर दिया। हाँ, उसी ने उसी संपत्ति के लिए एक किराएदार के रूप में रेंटल एग्रीमेंट पर भी साइन कर दिए थे। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि जमीन आपकी है और दूसरी तरफ आप उसी जमीन पर रहने के लिए किराएनामा साइन कर रहे हैं। ये अपने आप में एक विरोधाभास है। और ये मुकदमा दशकों तक चला। दशकों तक, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, 50 साल। ये केस हमारी न्याय व्यवस्था और भूमि रिकॉर्ड सिस्टम की खामियों का एक जीता जागता उदाहरण है। 50 साल, एक पीढ़ी गुजर जाती है और यहीं से भारत में भूमि रिकॉर्ड की असल समस्या सामने आती है। हम आज जिस सिस्टम पर चल रहे हैं उसे प्रिज्यूमेटिव टाइटलिंग कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत आसान भाषा में समझाएं, क्योंकि शब्द सुनने में भारी लगता है। जरूर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं। आप और बेचने वाला सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं और सेल डीड रजिस्टर करवा लेते हैं। आपको लगता है कि अब आप उस घर के पक्के मालिक बन गए। हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिज्यूम्टिव टाइटलिंग का मतलब है कि सरकार सिर्फ उस लेन देन, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि बेचने वाला ही उस जमीन का असली मालिक था। ओह, वो बस ये प्रमाणित करिए कि ए ने बी को ये प्रॉपर्टी बेचने का एक दस्तावेज रजिस्टर करवाया है। मालिकाना हक की गारंटी सरकार नहीं देती। तो इसका मतलब है कि असली मालिक कौन है, ये साबित करने की जिम्मेदारी खरीदार पर है। बिल्कुल, द ओनस इज ऑन द बायर। खरीदार को खुद ही पिछले 30-40 साल के रिकॉर्ड खंगालने पड़ते हैं, वकीलों से सर्च रिपोर्ट बनवानी पड़ती है ताकि ये पता चल सके कि टाइटल में कोई खोट तो नहीं है। और यहीं से धोखाधड़ी के दरवाजे खुलते हैं। हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड्स में हेरफेर हो सकता है। एक ही जमीन को कई लोगों को बेचा जा सकता है और अंत में मामला कोर्ट में पहुंचता है और सालों तक चलता है। तो इसका समाधान क्या है? सरकार ने कुछ तो किया ही होगा। वो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का क्या हुआ? हाँ, DLRMP एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और इसने बहुत अच्छा काम भी किया है। इसका मकसद था भूमि रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटल और एकीकृत करना। तो उसमें क्या हुआ? उसने एक्चुअल रिकॉर्ड्स यानी लिखित दस्तावेज, जिन्हें हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या खतौनी कहते हैं, उन्हें तो बड़े पैमाने पर डिजिटाइज कर दिया है। लेकिन इसमें 2 बड़ी कमियां हैं। क्या है वो? पहली, लिखित रिकॉर्ड, टेक्सचुअल डेटा और जमीन के नक्शे, स्पेशल डेटा के बीच अभी भी पूरा तालमेल नहीं बैठ पाया है। रिकॉर्ड में कुछ और लिखा है, नक्शे पर कब्जा कहीं और है। और दूसरी कमी, जो शायद ज्यादा गंभीर है। दूसरी और सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड है, यानी एक सेंट्रल सर्वर पे सारा डेटा रखा है। अब सैद्धांतिक रूप से उस डेटाबेस का एक्सेस जिस अधिकारी के पास है, वो अंदर से ही उसमें हेरफेर कर सकता है। मतलब कोई अंदर का आदमी ही गड़बड़ कर सकता है। हाँ, वो पुरानी एंट्री को बदल सकता है, किसी का नाम हटाकर किसी और का डाल सकता है। मतलब सिस्टम डिजिटल तो हो गया, लेकिन विश्वास, ट्रस्ट की समस्या अभी भी बनी हुई है। और यहीं पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आती है। ओके, तो अब आते हैं इस जादुई शब्द ब्लॉकचेन पर। मैंने ये शब्द क्रिप्टो करेंसी के साथ बहुत सुना है, लेकिन ये एक किसान की जमीन का रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित रख सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे बिल्कुल जीरो से समझाइए। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, क्रिप्टो को भूल जाते और सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल बही खाता या लेजर समझिए, लेकिन ये कोई आम बही खाता नहीं है। ठीक है। इसकी 3 खासियतें हैं जो इसे रेवोल्यूशनरी बनाती हैं। पहली खासियत, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है। इसका मतलब है कि इस बही खाते की कॉपी किसी एक सेंट्रल सर्वर या एक दफ्तर में नहीं रखी है, बल्कि एक नेटवर्क पर जुड़े हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ रखी हुई है। तो इसका फायदा क्या है? अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया या किसी ने उसे हैक कर लिया तो? यही तो इसका कमाल है। अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाता है या कोई उसे हैक करने की कोशिश करता है, तो बाकी हजारों कंप्यूटरों पर सही कॉपी मौजूद है।
वो नेटवर्क उस गलत एंट्री को तुरंत रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, इसे हैक करने के लिए आपको एक ही समय में नेटवर्क के 51% से ज़्यादा कंप्यूटरों को हैक करना होगा, जो लगभग असंभव है। इससे कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहता, कोई एक अफसर या नेता इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो समझ आया। दूसरी खासियत क्या है? दूसरी और सबसे ज़रूरी खासियत, ये इम्यूटेबल है, अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब है कि एक बार इस बही खाते में कोई जानकारी लिख दी गई तो उसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता। कभी नहीं? कभी नहीं। जानकारी इसमें ब्लॉक्स के रूप में जोड़ी जाती है। हर नया ब्लॉक एक पहेली, एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करके पिछले ब्लॉक से गणितीय रूप से जुड़ जाता है, जिससे एक चेन बनती है। इसीलिए इसका नाम ब्लॉकचेन है। अच्छा, अगर कोई पुराने ब्लॉक में जरा सा भी बदलाव करने की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का गणितीय कोड, उसका हैश बदल जाएगा, जिससे उसके आगे के सारे ब्लॉक्स की चेन टूट जाएगी और नेटवर्क को तुरंत पता चल जाएगा कि छेड़छाड़ हुई है। वाह, मतलब एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, पत्थर की लकीर। बिल्कुल। और तीसरी खासियत है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। नेटवर्क पर मौजूद हर वो व्यक्ति जिसके पास अधिकार है, वो इस पूरे बही खाते को शुरू से लेकर अंत तक देख सकता है। कुछ भी छिपा नहीं है। तो अब इसे जमीन के रिकॉर्ड से जोड़िए। हाँ, मान लीजिए ए ने बी को जमीन बेची। ये ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक के रूप में चेन पर दर्ज हो गया। अब कोई भ्रष्ट अधिकारी या पुराना मालिक इतिहास में जाकर इस रिकॉर्ड को नहीं बदल सकता। बी जब 20 साल बाद उस जमीन को सी को बेचेगा तो सी पूरी चेन को देखकर यह सत्यापित कर सकता है कि जमीन का मालिकाना हक कब, कैसे और किसके पास था। मतलब किसी वकील की सर्च रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। एग्जैक्टली। ये तो सच में पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। अब वापस केस पर आते हैं। आपने दो और कानूनी शब्दों का जिक्र किया था, शैम ट्रांजैक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। इन्हें भी थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, ट्रांजैक्शन यानी दिखावटी लेन देन तो हम समझ गए, एक ऐसा दस्तावेज जो बैरूनी तौर पर तो वैध लगता है, लेकिन पार्टियों का असली इरादा उसे कानूनी रूप से लागू करने का नहीं होता। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, मतलब मौखिक साक्ष्य का बहिष्करण। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 92 से आता है। ये एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या किसी भी संपत्ति के लेन देन की शर्तों को एक दस्तावेज के रूप में लिख लिया गया हो, तो फिर उन शर्तों को काटने, बदलने या उनमें कुछ जोड़ने या घटाने के लिए कोई मौखिक सबूत, कोई ओरल एविडेंस नहीं माना जाएगा। मतलब लिखत पढ़त को ही अंतिम माना जाएगा, जुबानी बातों का नहीं। एकदम सही। कानून ये मानकर चलता है कि जब पार्टियों ने सोच समझकर अपनी शर्तों को कागज पर उतारा है तो वही उनका अंतिम इरादा था। अगर बाद में मौखिक दावों को सुनने लगे तो लिखित अनुबंधों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी तो होंगे। हाँ, जैसे अगर कोई ये साबित कर दे कि दस्तावेज धोखाधड़ी, मतलब फ्रॉड या डरा धमकाकर इंटिमिडेशन से साइन करवाया गया था, तो मौखिक सबूतों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इसका बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, दावा करने वाले पर बहुत भारी होता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 92 को कैसे लागू किया? कोर्ट ने यही कहा, जब आपने एक रजिस्टर्ड सेल डीड पर दस्तखत कर दिए तो अब आप 50 साल बाद आकर ये नहीं कह सकते कि मेरा इरादा तो लोन लेने का था। आपकी जुबानी बात उस रजिस्टर्ड दस्तावेज को नहीं काट सकती। बहुत साफ। कोर्ट ने पंजीकृत दस्तावेजों की पवित्रता को बहुत मजबूती से स्थापित किया। कोर्ट ने कहा कि पंजीकरण सिर्फ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गंभीर कार्य है। सही बात है। अगर लोगों को ऐसे ही मौखिक दावों पर रजिस्टर्ड डीड को दिखावटी कहने की इजाजत दे दी तो पूरी पंजीकरण प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आ जाएगी। जरूर। देखिए, यह विश्लेषण बहुत साफ है। तो अब इस पूरे मुद्दे को मेंस के उत्तर के फ्रेमवर्क में डालते हैं। ब्लॉकचेन सॉल्यूशन के पक्ष और विपक्ष में क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं? जरूर। देखिए, कोर्ट का ये सुझाव संपत्ति विवाद की जड़ यानी विश्वास की कमी को दूर करता है। पक्ष में पॉइंट्स की बात करें तो पहला तो इम्यूटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी होगा। हाँ, पहला इम्यूटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जैसा हमने चर्चा की, कोई भी अधिकारी पिछली एंट्री को बदल नहीं सकता। ये भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी। संपत्ति का पूरा इतिहास, जिसे चेन ऑफ टाइटल कहते हैं,
एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इससे तो ड्यू डिलिजेंस बहुत आसान हो जाएगा। बहुत तेज और सस्ता हो जाएगा। तीसरा, एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड लिटिगेशन। जब एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा तो दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर होने वाले 90% विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। इससे अदालतों का बोझ कम होगा। और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पॉइंट भी तो है। हाँ, चौथा और सबसे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। ये ऐसे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें शर्तें पहले से कोड की होती हैं। जैसे ही खरीदार पेमेंट करेगा, टाइटल अपने आप उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। ये तो बहुत ही आकर्षक लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ चुनौतियां भी नजर आ रही हैं। हम एक ऐसे देश में हैं जहां आज भी कई तहसीलों में इंटरनेट ढंग से नहीं चलता। क्या हम इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो विपक्ष में या चुनौतियों में क्या लिखें? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है द गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन सिर्फ डेटा को सुरक्षित रखता है, ये डेटा की सच्चाई की गारंटी नहीं देता। अगर हमारे मौजूदा भूमि रिकॉर्ड्स, जो अक्सर गलतियों, कब्जे के विवादों और अधूरे सर्वे से भरे पड़े हैं, उन्हें ही बिना सुधारे ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया, तो तकनीक उन गलतियों को ही हमेशा के लिए पक्का कर देगी। एक गलत रिकॉर्ड इम्यूटेबल यानी अपरिवर्तनीय बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा। दूसरी चुनौती है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमारे मौजूदा कानून जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और एविडेंस एक्ट 1872 में बड़े संशोधनों की जरूरत होगी ताकि ब्लॉकचेन पर दर्ज रिकॉर्ड को प्राथमिक सबूत, प्राइमरी एविडेंस के रूप में कानूनी मान्यता मिल सके। और डिजिटल डिवाइड? हाँ, तीसरी चुनौती डिजिटल डिवाइड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक मुद्दा है। इसके अलावा लोगों में डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी बाधा है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त करे, उन्हें सिस्टम से बाहर ना कर दे। और चौथा है इनिशियल कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। इसे लागू करने में बहुत ज्यादा शुरुआती लागत आएगी। तो आगे का रास्ता क्या है? What is the way forward? देखिए, ये फैसला एक तरह से कंक्लूसिव टाइटलिंग की ओर एक न्यायिक धक्का है। अब तक सरकारें प्रिजम्प्टिव टाइटलिंग से कंक्लूसिव टाइटलिंग, यानी ऐसी व्यवस्था जहां सरकार आपके मालिकाना हक की गारंटी ले, की तरफ बढ़ने में हिचकिचा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है। तो वे फॉरवर्ड में क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? पहला, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। इसे एक साथ पूरे देश में लागू करने के बजाय राज्यों को पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर कुछ जिलों में शुरू करना चाहिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने कुछ प्रयास किए हैं, हमें उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्री ब्लॉकचेन क्लीनअप। ये सबसे जरूरी कदम है। ब्लॉकचेन पर डेटा डालने से पहले ड्रोन सर्वे और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मौजूदा रिकॉर्ड्स को साफ और अपडेट करना होगा। और कानून? हाँ, तीसरा, एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है जहां डिजिटल रिकॉर्ड के साथ साथ कागजी रिकॉर्ड भी कुछ समय तक मान्य रहें। और चौथा, सरकार के भू आधार प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना होगा। तो कुल मिलाकर ये एक लंबी यात्रा है। एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंजिल की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया। एक जटिल विषय को आपने बहुत ही सरल और संरचित तरीके से समझा दिया। चलिए अब अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जो संस्कृति, इतिहास और राजनीति तीनों के संवेदनशील धागों से बुना हुआ है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। खबर यह है कि सरकार हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का सम्मान और औपचारिक प्रोटोकॉल देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाँ, गृह मंत्रालय में इस पर उच्च स्तरीय बैठकें भी हो चुके हैं। हाँ, और ये बहस दो मुख्य सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, क्या इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन करना जरूरी है, या फिर दूसरा, क्या सिर्फ कुछ कार्यकारी आदेशों मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए ही इसे वो सम्मान और सुरक्षा दी जा सकती है जो हमारे राष्ट्रगान को मिली हुई है? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसके कानूनी और ऐतिहासिक पेच उतने ही गहरे हैं। तो जाहिर है यूपीएससी के लिए ये बहुत प्रासंगिक हो जाता है। सिलेबस में से कहाँ रखेंगे? इसके भी कई आयाम हैं।
जीएस पेपर 1 हिस्ट्री में ये सीधे सीधे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता है। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका, इसका इतिहास और संविधान सभा में इस पर हुई बहसें। ये सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा हैं। बिल्कुल। फिर जीएस पेपर 2 पॉलिटी में ये संवैधानिक प्रावधानों, खासकर आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज और राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े कानूनों के तहत आता है। और इंटरव्यू में ये एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। हाँ, कल्चरल नेशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म के बीच संतुलन बनाने वाला। एग्जैक्टली, आपकी समझ को परखेगा। चलिए इसकी जड़ों से शुरू करते हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी। ये मूल रूप से संस्कृत और बंगाली में लिखा गया एक गीत था। बाद में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ, में शामिल किया। लेकिन ये सिर्फ एक उपन्यास का गीत नहीं रहा, ये स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव आया 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उसके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें वंदे मातरम क्रांतिकारियों और आम लोगों का नारा बन गया। अच्छा। रैलियों में, जुलूसों में, हर जगह ये गीत गूंजने लगा। ये भारत माता की वंदना का प्रतीक बन गया और इसने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। और फिर आजादी के बाद संविधान सभा में इस पर क्या फैसला हुआ? क्या इसे राष्ट्रगान नहीं बनाया गया? यहीं पर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई। अंत में 24 जनवरी 1950, यानी संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले, संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बयान दिया। क्या कहा था उन्होंने? उनके शब्द थे, गीत वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसका दर्जा उसके बराबर होगा। समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसका दर्जा उसके बराबर होगा। ये शब्द बहुत साफ है। तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद इस बात पर है कि इस बराबर दर्जे को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत कानूनी सुरक्षा दी गई। अच्छा, तो वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है? नहीं, उस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत राष्ट्रगान को जानबूझकर गाने से रोकने पर सजा हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई दंडात्मक प्राविधान, कोई पीनल प्रोविजन नहीं बनाया गया। डॉक्टर प्रसाद का बयान एक भावना थी, एक संकल्प था, लेकिन उसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया और सारी बहस इसी कानूनी शून्यता, इसी लीगल वैक्यूम को लेकर है। इसमें एक और विवाद भी जुड़ा है जो इसके छंदों को लेकर है। क्या आप उस पर रोशनी डाल सकती हैं? हाँ, ये एक संवेदनशील पहलू है। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में ये तय किया गया कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को ही सार्वजनिक समारोहों में गाया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गीत के बाद के छंदों में भारत भूमि को देवी दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें उनकी पूजा और वंदना का भाव है। तो इससे क्या दिक्कत थी? कांग्रेस नेतृत्व का मानना था कि ये कल्पना एकेश्वरवादी धर्मों जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म की मान्यताओं के साथ असंगत हो सकती है। इसलिए राष्ट्रीय एकता और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करते हुए केवल पहले 2 छंदों को अपनाया गया। और मौजूदा सरकार का इस पर क्या रुख है? मौजूदा सरकार का तर्क है कि 1937 की ये छटनी एक तरह का तुष्टीकरण, अपीजमेंट थी और वे गीत को उसकी पूरी महिमा में बहाल करना चाहते हैं। उनका मानना है कि पूरा गीत भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। ठीक है, तो अब अगर हम इसे कानूनी और संवैधानिक नजरिए से देखें तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या फर्क है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। नेशनल एंथम यानी जन गण मन, ये राज्य, द स्टेट का प्रतीक है। ये एक औपचारिक संप्रभु प्रतीक है जिसे 1971 के एक्ट के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। और नेशनल सॉन्ग? नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, ये राष्ट्र, द नेशन के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। वर्तमान में इसे गाने से इनकार करने या इसका अनादर करने पर 1971 के अधिनियम के तहत
कोई सीधी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन क्या हमारे संविधान में कोई और प्रावधान है जो इसके सम्मान की बात करता हूँ? हाँ, एक अप्रत्यक्ष प्रावधान है। हमारे संविधान का आर्टिकल 51A जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। उसमें तो राष्ट्रगान का जिक्र है। हाँ, उसका क्लॉज ए कहता है कि राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ राष्ट्रीय गीत का जिक्र नहीं है, लेकिन क्लॉज बी कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। वंदे मातरम उन आदर्शों में से एक है। निस्संदेह, लेकिन मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से लागू करने योग्य एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो अब आते हैं मेंस के विश्लेषण पर। अगर सरकार औपचारिक प्रोटोकॉल लागू करती है तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं? पक्ष में दो प्रमुख तर्क हैं। पहला, संवैधानिक इरादा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान निर्माताओं का इरादा इसे राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने का था। एक औपचारिक प्रोटोकॉल उस अलिखित संवैधानिक इरादे को एक मूर्त रूप देगा। और दूसरा, राष्ट्रीय एकता और सम्मान, नेशनल यूनिटी एंड रिस्पेक्ट। एक मानकीकृत प्रोटोकॉल जैसे कि इसके सम्मान में खड़े होना यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय गीत को पूरे देश में एक समान तरीके से सम्मान दिया जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें चुनौतियां और विपक्ष में तर्क क्या होंगे? यहां मुझे लगता है कानूनी और सामाजिक दोनों तरह की चुनौतियां हैं। बिल्कुल, और ये चुनौतियां बहुत गंभीर है। पहली है न्यायिक मिसाल, जुडिशियल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का कोई पुराना फैसला। हाँ, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने की एक याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि आर्टिकल 51A रिट द्वारा लागू करने योग्य नहीं है और इसे अनिवार्य बनाने के लिए कोई कानूनी जनादेश, कोई लीगल मैंडेट नहीं है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या? वो दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अगर इसे अनिवार्य किया जाता है तो ये संविधान के आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19(1)(a भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, का उल्लंघन कर सकता है। बिजॉय इमैनुअल केस की तरह। एकदम। 1986 के बिजॉय इमैनुअल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अगर उसकी धार्मिक मान्यताएं इसकी इजाजत नहीं देती, बशर्ते वो उसके सम्मान में कोई बाधा न डाले। यही तर्क वंदे मातरम पर भी लागू हो सकता है। और विधायी चुनौती? क्या सरकार सिर्फ एक आदेश से इसे 1971 के कानून का हिस्सा बना सकती है? नहीं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एक दंडनीय कानून, एक पीनल स्टैट्यूट है। इसमें कोई भी नया अपराध जोड़ने के लिए संसद द्वारा एक संशोधन की आवश्यकता होगी, जो कि बहुत विवादास्पद हो सकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आगे क्या हो सकता है? निष्कर्ष ये है कि अगर गृह मंत्रालय प्रोटोकॉल अधिसूचित करता भी है तो 1971 के अधिनियम में संशोधन के बिना ये प्रोटोकॉल कानूनी रूप से अनिवार्य या दंडात्मक होने के बजाय केवल निर्देशात्मक या सलाहकारी ही रह सकते हैं। सरकार लोगों से सम्मान करने का आग्रह कर सकती है, लेकिन सम्मान न करने पर सजा नहीं दे सकती। मतलब ये सम्मान, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है। बिल्कुल। वाह, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर घंटों बहस हो सकती है। आपने इसके सभी पहलुओं को बहुत अच्छे से सामने रखा। चलिए अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चलते हैं, जहां एक रिपोर्ट कुछ चिंताजनक संकेत दे रही है। अर्थव्यवस्था की दुनिया से एक ऐसी खबर आ रही है जो एक विरोधाभास को उजागर करती है। एक तरफ हम भारत की हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ के मजबूत आंकड़े देख रहे हैं। हाँ, ग्रोथ तो अच्छी दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR, जो दिसंबर 2025 में आई थी, उसका एक विस्तृत विश्लेषण बता रहा है कि आम घरों की वित्तीय सेहत लगातार कमजोर हो रही है। हाँ, और ये विरोधाभासी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। FSR रिपोर्ट एक संरचनात्मक बदलाव, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू कर्ज, हाउसहोल्ड डेट, जीडीपी के 41.3% के कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 41.3%, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और जबकि हमारी शुद्ध वित्तीय बचत,
नेट फाइनेंशियल सेविंग्स गिरकर जीडीपी के 5.3% पर आ गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अब संपत्ति बनाने के लिए नहीं बल्कि अपना रोजमर्रा का उपयोग, कंजम्पशन चलाने के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। ये तो वाकई चिंताजनक है। यूपीएससी के नजरिए से ये कितना महत्वपूर्ण है? ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, इन सब से सीधे जुड़ता है। बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे टॉपिक्स के लिए ये एक केस स्टडी है। प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकते हैं। हाँ, प्रीलिम्स में सेविंग्स रेट, डेट टू जीडीपी रेशियो और क्रेडिट के कॉम्पोजिशन पर सीधे सवाल बन सकते हैं। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और तोड़ते हैं। 41.3% घरेलू कर्ज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर भारत की कुल जीडीपी 100 रुपए है तो देश के सभी परिवारों पर कुल मिला के 41.3 रुपए का कर्ज है। ये आंकड़ा मार्च 2025 तक का है और इसकी तुलना अगर हम कुछ साल पहले से करें तो 2021 में ये 36% था। मतलब कर्ज लेने की रफ्तार हमारी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और बचत का आंकड़ा 5.3%, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। वित्त वर्ष 2024 में हमारी शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी का सिर्फ 5.3% थी। कोविड के दौरान वित्त वर्ष 2021 में ये 7.6% थी। तो लोग कम बचत कर पा रहे हैं। हाँ, और जो कर्ज बढ़ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा कुल खुदरा ऋणों का 55.3% असुरक्षित ऋण यानी अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स मतलब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल। हाँ, बिल्कुल। ये वो कर्ज है जिसके पीछे कोई गारंटी या कोलैटरल नहीं होता, जैसे होम लोन में घर या कार लोन में गाड़ी होती है। ये कर्ज लोग फोन खरीदने, छुट्टियां मनाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी चीजों के लिए ले रहे हैं। मतलब उपयोग के लिए, संपत्ति निर्माण के लिए नहीं। एग्जैक्टली। इस रिपोर्ट का पहला बड़ा टेकअवे है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ये एक भारी शब्द है, इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि परिवार अपनी बचत को रखने का तरीका बदल रहे हैं। पारंपरिक रूप से भारतीय परिवार अपनी बचत को बैंक डिपॉजिट, एफडीज या आरडीज में रखते थे, लेकिन अब वो वहां से पैसा निकालकर पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट्स की ओर बढ़ रहे हैं, यानी म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और सीधे शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, पिछले कुछ समय से महंगाई दर इतनी ज्यादा रही है कि बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज इससे कम था, यानी आपका पैसा बैंक में बढ़ने के बजाय असल में घट रहा था। इसे नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं। और दूसरा कारण है शेयर बाजार का आकर्षण। पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जिससे लोगों को लगा कि पैसा बनाने का ये एक तेज तरीका है। लेकिन ये तो अच्छी बात लग रही है, लोग निवेश करना सीख रहे हैं। इसमें बैंकों के लिए क्या समस्या है? समस्या बैंकों के लिए है। जब लोग अपना पैसा एफडी से निकालकर म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं तो बैंकों के पास डिपॉजिट की कमी हो जाती है। डिपॉजिट ही बैंकों के लिए कच्चा माल है जिससे वो आगे लोन देते हैं। तो लोन की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन सस्ता डिपॉजिट आ नहीं रहा। हाँ, तो अपनी क्रेडिट ग्रोथ को फंड करने के लिए बैंकों को महंगे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि दूसरी कंपनियों से उधार लेना, जिसे होलसेल फंडिंग कहते हैं। और जब बैंक खुद महंगा उधार लेंगे तो उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। इससे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यानी उनके उधार देने और लेने की ब्याज दरों के बीच का अंतर कम हो जाता है। इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का अंतर। हाँ, एफएसआर रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। पारंपरिक रूप से जो कर्ज संपत्ति निर्माण, एसेट क्रिएशन के लिए लिया जाए उसे अच्छा माना जाता है, जैसे होम लोन, जिससे एक एसेट बनता है। हाँ, लेकिन एफएसआर जिस चीज को लेकर चिंतित है वो है असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड के बकाये में हो रही भारी वृद्धि। रिपोर्ट इसे बुरे कर्ज के रूप में देख रही है क्योंकि ये कंजम्पशन स्मूथिंग के लिए लिया जा रहा है। कंजम्पशन स्मूथिंग, ये एक और इकोनॉमिक टर्म है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब किसी परिवार की आय में उतार चढ़ाव आता है या उनकी वास्तविक आय, रियल इनकम नहीं बढ़ रही होती, तो वो अपने जीवन स्तर या उपभोग के स्तर को बनाए रखने के लिए
कर्ज का सहारा लेते हैं। जैसे सैलरी नहीं बढ़ी पर खर्चे बढ़ गए तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लिया। एकदम। ये इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था में आय को लेकर संकट है, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में। ये के शेप्ड रिकवरी का एक क्लासिक लक्षण है। के शेप्ड रिकवरी यानी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा तो तेजी से ऊपर जा रहा है लेकिन दूसरा हिस्सा नीचे जा रहा है या अस्थिर है। एकदम सही। और इस ट्रेंड से दो बड़े सिस्टेमिक रिस्क्स यानी पूरी वित्तीय प्रणाली के लिए खतरे पैदा होते हैं। पहला है लिक्विडिटी रिस्क। वो कैसे? अभी लोगों को लग रहा है कि वो अमीर हो रहे हैं क्योंकि उनके शेयर और म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ रही है। इसे वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो ये वेल्थ इफेक्ट रातों रात गायब हो जाएगा। तब लोगों के हाथ में ज्यादा कर्ज और कम मूल्य की संपत्ति रह जाएगी। हाँ, और वो लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर सकते हैं। और दूसरा खतरा? दूसरा है डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल। असुरक्षित ऋणों पर ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं, अक्सर 14% से 24% तक। अगर किसी परिवार की आय में कोई छोटा मोटा झटका भी लगता है, जैसे नौकरी चली जाना, तो ये ज्यादा ब्याज वाला कर्ज उन्हें बहुत तेजी से एक ऐसे कर्ज के जाल में धकेल सकता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये तो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। तो इसका समाधान क्या है? आरबीआई और सरकार क्या कर सकती है? आरबीआई ने पहला कदम उठा लिया है। उन्होंने बैंकों के लिए असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर रिस्क वेट्स बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब है कि बैंकों को अब ऐसे लोन देने के लिए ज्यादा पूंजी अलग रखनी होगी। लेकिन ये तो तात्कालिक उपाय हुआ। हाँ, असली और स्थायी समाधान सरकार की इनकम पॉलिसी में छिपा है। सरकार को सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हमें ज्यादा फॉर्मल जॉब्स की जरूरत है, जहां लोगों को स्थिर और बढ़ती हुई वास्तविक मजदूरी, रियल वेजेस मिले, ताकि उन्हें संकट में उधार लेने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। यानी समस्या कर्ज में नहीं बल्कि आय की कमी में है। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण। अर्थव्यवस्था की एक चिंताजनक तस्वीर के बाद अब एक अच्छी खबर की ओर रुख करते हैं, और ये ऊर्जा क्षेत्र से है। चलिए अब एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक है। ऊर्जा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की घोषणा की है। भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता, टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी 509 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। हाँ, और इस आंकड़े को सही परिप्रेक्ष्य में रखना बहुत जरूरी है। साल 2014 में हमारी कुल क्षमता सिर्फ 249 गीगावाट थी। यानी पिछले लगभग एक दशक में हमने अपनी क्षमता को दोगुना से भी ज्यादा यानी 104.4% तक बढ़ाया है। ये तो असाधारण उपलब्धि है। बहुत। और कहानी सिर्फ क्षमता बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्रोत बदलने की भी है। इन आंकड़ों में हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की ओर एक बहुत बड़ा और निर्णायक बदलाव भी छुपा है। ग्रीन एनर्जी की हिस्सेदारी कितनी हो गई है अब? अब हमारी कुल स्थापित क्षमता का 46% से अधिक हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर शामिल है। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक कहाँ फिट होता है? ये जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के तहत एक कोर टॉपिक है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, एनर्जी सिक्योरिटी और सरकारी नीतियां शामिल हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स और आंकड़े बहुत जरूरी हैं। हाँ, चलिए उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला तो यही है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसका ठीक मतलब क्या है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि किसी पावर प्लांट या पूरे देश के सभी पावर प्लांट्स द्वारा आदर्श परिस्थितियों में उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम बिजली की मात्रा। ये थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो फिर पीक डिमांड मेट, पूरी की गई अधिकतम मांग क्या है? ये वास्तविक दुनिया का आंकड़ा है। पीक डिमांड मेट का मतलब है कि किसी एक साल में, किसी एक पल में बिजली की सबसे ज्यादा मांग कितनी थी और हम उसे कितना पूरा कर पाए। भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 242.49 गीगावाट की अब तक की सबसे ज्यादा मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। और एक और शब्द आता है सर्किट किलोमीटर्स, CKM। ये क्या है? ये ट्रांसमिशन लाइनों की लंबाई को मापने की इकाई है। भारत का राष्ट्रीय ग्रिड अब 5 लाख सर्किट किलोमीटर को पार कर गया है, जो सरकार के वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी के विजन को साकार करता है। यहाँ एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। आपने कहा हमारी स्थापित क्षमता 509 गीगावाट है,
और हमारी अधिकतम मांग सिर्फ 242 गीगावाट, यानी हमारी क्षमता हमारी जरूरत से दोगुनी से भी ज्यादा है। तो फिर कभी-कभी बिजली की कमी या पावर कट की खबरें क्यों आती हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसे कैपेसिटी जनरेशन पैराडॉक्स, क्षमता उत्पादन विरोधाभास कहते हैं। इसका जवाब छुपा है प्लांट लोड फैक्टर PLF के कॉन्सेप्ट में। PLF? ये क्या होता है? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन आप उसे शहर के ट्रैफिक में 24 घंटे 200 की रफ्तार से नहीं चला सकते। हाँ, औसतन 40-50 की रफ्तार से ही चलेगी। बस, वो उसका एक्चुअल जनरेशन या PLF है। एक कोयले से चलने वाला थर्मो पावर प्लांट लगभग 80-90% के PLF पर चल सकता है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी RE यानी सौर और पवन ऊर्जा के साथ ऐसा नहीं है। उनका PLF कम होता है। बहुत कम। सोलर प्लांट तभी बिजली बनाता है जब सूरज चमक रहा हो, और पवन चक्की तभी घूमती है जब हवा चल रही हो। इसलिए सोलर और विंड पावर का PLF औसतन सिर्फ 20-30% होता है। ओह, अब समझ आया। तो इसका मतलब है कि 100 MW के सोलर प्लांट से असल में औसतन सिर्फ 20-30 MW बिजली ही मिलती है? बिल्कुल। इसीलिए एक 100 मेगावाट के थर्मल प्लांट के बराबर औसत उत्पादन के लिए हमें 300-400 मेगावाट की सोलर क्षमता स्थापित करनी पड़ती है। यही कारण है कि हमारी कुल स्थापित क्षमता तो बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन वास्तविक औसत उत्पादन उससे बहुत कम होता है। तो जो बेस लोड है वो अभी भी कोयले से ही आता है? मुख्य रूप से कोयले से ही। तो फिर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना विस्तार क्यों जरूरी है 5 लाख CKM करने के वक्त? ये रिन्यूएबल एनर्जी को सफल बनाने के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहते हैं। सोचिए, सबसे ज्यादा सोलर बिजली कहाँ बनती है? राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानों में। लेकिन खपत कहाँ है? दिल्ली, UP, महाराष्ट्र में। तो बिजली वहां तक पहुंचानी पड़ती है। हाँ, ये 5 लाख CKM का मजबूत नेटवर्क ही यह सुनिश्चित करता है कि राजस्थान में दिन में बनी अतिरिक्त सौर ऊर्जा को तुरंत बिहार या पंजाब भेजा जा सके। ये ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी इंटरमिटेंसी को कम करने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर एक बिजली की कमी वाले देश से एक बिजली अधिशेष वाला देश बन गया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22.6 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, चुनौतियां अभी भी है, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन उत्पादन और पारेषण के मोर्चे पर भारत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। बहुत ही व्यापक विश्लेषण। ये आंकड़े वाकई में प्रभावित करने वाले हैं। चलिए अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में चलते हैं, जहां भारत और यूरोप के बीच एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी खबर आ गई है। EU की विदेश नीति की प्रमुख काजा कलास ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं। हाँ, और ये एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। अब तक भारत और EU के रिश्ते मुख्य रूप से व्यापार पर आधारित थे, लेकिन ये नई साझेदारी इस रिश्ते को एक रणनीतिक और सुरक्षात्मक आयाम दे रही है। और वो FTA वाली बात भी तो है। हाँ, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने चल रही मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। इस तरह के बयान से ये संकेत मिलता है कि एक दशक से अटकी हुई ये डील अब अपने अंतिम चरण में है। तो ये UPSC के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है GS पेपर 2 IR के लिए। बिल्कुल, इस साझेदारी के मुख्य घटकों को समझना जरूरी है। इसमें 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। इसमें क्या क्या शामिल होगा? ये नया समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद विरोध, काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों को कवर करेगा। और दूसरा स्तंभ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश संरक्षण को कवर करेगा। इस सुरक्षा साझेदारी का रणनीतिक महत्व क्या है? इंडो पैसिफिक में यूरोप क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहा है? पैसिफिक रणनीति है और वो इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, क्योंकि उनका व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। हाँ, यूरोप का बहुत सारा व्यापार हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के समुद्री संचार लाइनों SLOC से होकर गुजरता है। वो इन मार्गों को खुला और सुरक्षित रखना चाहता है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत यूरोप के लिए एक स्वाभाविक और सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। और एफटीए की बात करें तो ये इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? इसमें विवादास्पद मुद्दे क्या हैं? एफटीए में हमेशा कुछ लेन देन होता है। ईयू चाहता है कि भारत यूरोप से आने वाली ऑटोमोबाइल और शराब पर लगने वाले भारी आयात शुल्क को कम करे। और भारत क्या चाहता है? ईजा नियम चाहता है, जिसे व्यापार की भाषा में मोड 4 सर्विसेज कहते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है सीबीएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सीबीएम यूरोप का एक नया कार्बन टैक्स है। इसका मकसद है यूरोप में उन देशों से आने वाले सामानों पर टैक्स लगाना जहां कार्बन उत्सर्जन को लेकर कड़े नियम नहीं है। तो इससे हमारे निर्यात पर असर पड़ेगा? हाँ, भारत के लिए ये एक बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारे स्टील, एल्यूमीनियम जैसे कई उत्पाद यूरोप को निर्यात होते हैं। सीबीएम के तहत इन पर भारी टैक्स लग सकता है। इसलिए भारत इस एफटीए में कार्बन प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता, म्यूचुअल रिकॉग्निशन पर बातचीत कर रहा है, ताकि भारतीय उद्योगों को इस टैक्स से बचाया जा सके। तो मेंस के लिए अगर इसका विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस यानी रणनीतिक अभिसरण दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। भारत और ईयू दोनों चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहते हैं। इसे डी रिस्किंग कहते हैं, डी कपलिंग नहीं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर इंडिया। भारत के लिए ईयू के साथ एक मजबूत रक्षा साझेदारी अपनी सैन्य जरूरतों के लिए रूस पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। खासकर रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद। हाँ, और तीसरा, शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर। आज की दुनिया में जहां अमेरिका में संरक्षणवाद बढ़ रहा है, वहीं चीन एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत और ईयू मिलकर एक नियम आधारित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी बन सकते हैं। तो पूर्ण रणनीतिक कदम है। चलिए अब आज के विषयों पर आधारित कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि ये पता चल सके कि इस चर्चा को एक उत्तर के रूप में कैसे ढाला जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहला सवाल जीएस पेपर 2 से लेते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस 250 शब्द। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भारत में संपत्ति विवादों को हल करने के लिए एक आवश्यक लेकिन अपर्याप्त शर्त है। हेमलता बनाम तुकाराम मामले में हालिया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आलोक में भूमि शासन के आधुनिकीकरण में ब्लॉकचेन तकनीक की क्षमता और चुनौतियों पर आलोचनात्मक चर्चा करें। संभावित यानी प्रिजम्प्टिव से निर्णायक यानी कंक्लूसिव टाइटलिंग में स्थानांतरित होने में क्या बाधाएं हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका उत्तर लिखने के लिए एक मॉडल रूपरेखा क्या हो सकती है? इसका उत्तर लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। इंट्रोडक्शन में हेमलता बनाम तुकाराम के फैसले का हवाला दें और प्रिजम्प्टिव वर्सेस कंक्लूसिव टाइटल को परिभाषित करें। और बॉडी में? बॉडी पार्ट 1 में ब्लॉकचेन की क्षमता बताएं, इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। बॉडी पार्ट 2 में चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कानूनी बाधाएं और डिजिटल डिवाइड। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में एक संतुलित निष्कर्ष दें। लिखें कि ब्लॉकचेन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन कोई जादुई छड़ी नहीं। DILMRP के तहत रिकॉर्ड्स की सफाई और चरणबद्ध रोल आउट की सिफारिश करें। बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क। अब अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी 150 शब्द। आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में उजागर हुए भारतीय घरेलू वित्त में संरचनात्मक बदलावों का विश्लेषण करें। बढ़ती उपभोग ऋण के साथ बचत का वित्तीयकरण वित्तीय स्थिरता के लिए किस प्रकार दोहरे जोखिम पैदा करता है? इंट्रोडक्शन में सीधे आरबीआई एफएसआर के प्रमुख आंकड़ों से शुरू करें। घरेलू ऋण 41.3% और बचत 5.3%। ठीक है। बॉडी में 2 मुख्य बदलावों को समझाएं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और डेट फॉर कंजम्पशन। फिर इनके दोहरे जोखिम को समझाएं, बाजार में गिरावट का जोखिम और डेट ट्रैप का जोखिम। और कंक्लूजन में आरबीआई द्वारा उठाए गए विवेकपूर्ण मानदंडों का जिक्र करें और गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दें। बहुत स्पष्ट। ये फ्रेमवर्क निश्चित रूप से उत्तर लिखने में मदद करेंगे। अब समय है एक छोटे से क्विज का, ताकि आज की चर्चा से जुड़े कुछ तथ्य याद हो जाएं। अब समय है आज की चर्चा पर आधारित एक छोटे से क्विज का। मैं सवाल पूछूंगा और आप कुछ सेकंड के बाद उसका जवाब और एक्सप्लेनेशन देंगे। तैयार है? बिल्कुल। Q1। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हेमलता बनाम तुकाराम मामले में भूमि रिकॉर्ड के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की सिफारिश की।
ये ऐतिहासिक कानूनी विवाद किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? ए. आंध्र प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। ये 50 साल पुराना संपत्ति विवाद कर्नाटक के बीदर जिले से शुरू हुआ था। Q2 वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर का दर्जा देने का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ये ऐतिहासिक घोषणा की थी। Q3 RBI की FSR रिपोर्ट के अनुसार भारत में असुरक्षित ऋण लेने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? ए. संपत्ति निर्माण, एसेट क्रिएशन, बी. व्यावसायिक निवेश, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सी. उपभोग को बनाए रखना, कंज्यूमिंग स्मूथिंग, डी. शैक्षिक खर्च, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। इसका सही उत्तर है सी, उपभोग को बनाए रखना, कंजम्पशन स्मूथिंग। रिपोर्ट बताती है कि परिवार अपनी आय में स्थिरता न होने के कारण अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए कर्ज ले रहे हैं। Q4 भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 509 गीगावाट को पार कर गई है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का कम औसत उत्पादन का मुख्य तकनीकी कारण क्या है? ए. उच्च पारेषण हानि, हाई ट्रांसमिशन लॉस, बी. कम प्लांट लोड फैक्टर, लो प्लांट लोड फैक्टर PLF, सी. ग्रिड अस्थिरता, ग्रिड इंस्टेबिलिटी, डी. अपर्याप्त भंडारण क्षमता, इनसफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी। सही उत्तर है बी, कम प्लांट लोड फैक्टर, लो प्लांट लोड फैक्टर PLF। सौर और पवन ऊर्जा की इंटरमिटेंट प्रकृति के कारण वे अपनी कुल स्थापित क्षमता का केवल 20-30% ही औसतन उत्पादन कर पाते हैं। Q5 भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की वार्ता में भारत अपने पेशेवरों के लिए आसान वीजा नियमों की मांग कर रहा है। इसे विश्व व्यापार संगठन की भाषा में क्या कहा जाता है? ए. मोड 1 सर्विसेज, बी. मोड 2 सर्विसेज, सी. मोड 3 सर्विसेज, डी. मोड 4 सर्विसेज। इसका सही उत्तर है डी, मोड 4 सर्विसेज। यह सेवाओं के व्यापार के उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें एक देश का व्यक्ति सेवा प्रदान करने के लिए दूसरे देश में अस्थायी रूप से जाता है। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि इस क्विज से सभी महत्वपूर्ण तथ्य फिर से ताजा हो गए होंगे। तो चलिए आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं ताकि दिन के अंत में ये याद रहे कि आज हमने क्या सीखा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सुप्रीम कोर्ट ने हेमलता बनाम तुकाराम केस में भूमि रिकॉर्ड के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग की पुरजोर वकालत की है। कोर्ट का मानना है कि इससे जालसाजी की महामारी रुकेगी और ये प्रिजम्पटिव से कंक्लूसिव टाइटलिंग की ओर एक बड़ा कदम है। पॉलिटी एंड कल्चर। सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए राष्ट्रगान के समान औपचारिक प्रोटोकॉल पर विचार कर रही है। हालांकि आर्टिकल 51A की गैर प्रवर्तनीय प्रकृति और न्यायिक मिसालों को देखते हुए इसे अनिवार्य बनाने में कानूनी चुनौतियां हैं। इकोनॉमी। RBI की FSR रिपोर्ट ने एक बड़ी चेतावनी दी है। घरेलू कर्ज GDP के 41.3% के रिकॉर्ड स्तर पर है। उपभोग के लिए बढ़ता असुरक्षित ऋण और बचत का वित्तीयकरण मिलकर एक प्रणालीगत जोखिम पैदा कर रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने 509 गीगावाट की स्थापित बिजली क्षमता को पार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 46% हिस्सा गैर जीवाश्मी ईंधन का है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा के कम PLF के कारण हमारी बेस लोड जरूरतें अभी भी कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस। भारत और EU एक ऐतिहासिक सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जो एक रणनीतिक गठबंधन की ओर बड़ा बदलाव है। साथ ही एक बड़ा FTA भी अंतिम चरण में है, जो डी-रिस्किंग और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साझा लक्ष्यों पर आधारित है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को।
299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।